Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, and it has been edited by John N. Cummings and Michael Kramer. It contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. और it was first printed in सितंबर 1959. तो जो चैप्टर पे हम हैं विच इज़ बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स, उसमें हम लो पोटेशियम पैरालिसिस की बात करने जा रहे हैं. जैसा कि इस बुक में उस टाइम समझा गया था, अभी रिसेंट एडवांसेस बहुत हो चुके हैं, तो कुछ चीज़ें हो सकता है चेंज हुई हो, कुछ चीज़ें हो सकता है सिमिलर रही हो, कुछ का कॉन्ट्रडिक्शन आ गया हो, कुछ और ज़्यादा एडवांस हो के वही फैक्ट्स एंड हाइपोथेसिस प्रूव हो गए हो. सो लेट्स बिगिन. इस बुक में इस चैप्टर के जो ऑथर हैं बी मैक आर्डले, तो उन्होंने ये लो पोटेशियम पैरालिसिस के बारे में क्या लिखा है वो देखते हैं. उनका कहना है कि मोस्ट अटैक्स ऑफ लो पोटेशियम पैरालिसिस जो है न्यूरोलॉजिस्ट नहीं देखा करते थे तब, और अब भी शायद यही सच है, क्योंकि सबसे पहले जनरल फिजिशियंस, पीडियाट्रिशियंस या सर्जन्स के पास ही पेशेंट जाता है, जहाँ पे बेसिक ट्रीटमेंट उनको मिलता है. और हो सकता है उसी ट्रीटमेंट के दौरान भी लो पोटेशियम डेवलप हो जाए सीरम में, और जिसकी वजह से लो पोटेशियम पैरालिसिस पेशेंट में देखने को मिले. बेसिकली सारा का सारा जो चीज़ है वो पोटेशियम डेफिशिएंसी है, रिजल्टिंग फ्रॉम या तो इनएडिक्वेट इनटेक हुआ है, ढंग से पेशेंट ने पोटेशियम नहीं लिया है, या फिर एक्सेस लॉस ऑफ पोटेशियम आयंस हुए हैं बाय वॉमिटिंग, डायरिया और अबनॉर्मल एक्सक्रीशन यूरिन. और इसीलिए अभी भी जब भी कोई सी को डायरिया, वॉमिटिंग या एक्सेसिव यूरिनरी आउटपुट होता है, तो उसको हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए, साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखने के लिए कहा जाता है. दो एग्जाम्पल्स इन्होंने ऐसे कोट किए हैं ऑफ दिस पोटेशियम डेफिशिएंसी टाइप ऑफ पैरालिसिस might conceivably be sent first to the neurologist for attacks of paralysis, may be the first outstanding symptom in both potassium losing nephritis and in Conn syndrome of primary aldosteronism. तो उनका कहना है कि जनरली तो पेशेंट या तो सर्जन या पीडियाट्रिशियन या जनरल फिजिशियन के पास जाएगा, लेकिन हो सकता है कि दो चीज़ों में ऐसा हो कि वो सीधे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, कंसीवेबली यानी विश्वास योग्य रीति से, इन अ मैनर दैट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड और इमेजिन्ड. तो हो सकता है कि दो चीज़ों में वो सीधा न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए. कौन कौन से? एक तो जो पैरालिसिस का अटैक है, मे बी द फर्स्ट आउटस्टैंडिंग सिम्टम इन बोथ के प्लस लूजिंग नेफ्राइटिस, पोटेशियम आयन जिसमें लूज होता है, ऐसी नेफ्राइटिस के केस में जो पैरालिसिस हो रही है, पैरालिसिस मतलब लॉस ऑफ मसल फंक्शन विच कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट, कॉज्ड बाय अ डिस्ट्रप्शन इन नर्व सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन जनरली, और इसके और भी रीजंस हो सकते हैं. तो के प्लस लूजिंग नेफ्राइटिस की, यानी पोटेशियम आयन को जिसमें लूज़ किया जाता है, उस नेफ्राइटिस की हम बात कर रहे थे. इसमें एक तरीके की किडनी कंडीशन है, वेयर द किडनीज improperly lose too much potassium leading to low blood potassium, that is hypokalemia, and cause damage to the kidneys tubules, impairing its ability to concentrate urine and other functions, and can be caused by various underlying condition. तो एक तो पोटेशियम लूजिंग नेफ्राइटिस के केस में पैरालिसिस सडन हुई है, तो हो सकता है न्यूरोलॉजिस्ट के पास चला जाए. एंड इन कॉन सिंड्रोम ऑफ प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, तो प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म यानी प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरोन है फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड्स, रिजल्टिंग इन लो रेनिल लेवल्स एंड हाई बीपी. एनलार्जमेंट होता है इसमें दोनों एड्रीनल ग्लैंड्स का, एंड एड्रीनल एडिनोमा देखा जा सकता है, या हो सकता है एड्रीनल कैंसर का केस हो, या हो सकता है फेमिलियल हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से हो. लेकिन किसी भी वजह से जो एल्डोस्टेरॉन का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है. उसमें जो कॉन सिंड्रोम हो रहा है, यानी हाई बीपी विच इज़ ऑफन रेसिस्टेंट टू ट्रीटमेंट, एंड लो पोटेशियम लेवल्स विच कैन लीड टू फेटीग, मसल वीकनेस, हेडेक्स एंड क्रैम्पिंग, या फिर एक्सेसिव थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड हार्ट पैल्पिटेशंस भी देखने को मिलती है. तो मसल वीकनेस है जो कि हो सकता है पैरालिसिस के तरफ प्रोग्रेस करे सबसे पहले, और अचानक से पैरालिसिस डेवलप हुई तो हो सकता है पेशेंट जो है न्यूरोलॉजिस्ट के पास सीधा जाए. ये उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि जनरली जनरल फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन या सर्जन के पास जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है इन दोनों केसेस में अचानक से कोई पैरालिसिस डेवलप हो रही है, भले से टेम्परेरी से, न्यूरोलॉजिस्ट के पास बंदा पहले जाए.
डिफ्रेंसिएशन बिटवीन दीज टू कंडीशंस मे नॉट बी ईजी, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना ईजी नहीं है, लेकिन दो अ हाई एल्कलाइड रिजर्व एंड अ फेलियर टू करेक्ट द के प्लस डिप्लीशन बाई के प्लस थेरेपी पॉइंट्स टू कॉन सिंड्रोम। तो कॉन सिंड्रोम के केस में क्या होगा, एक तो हाई एल्कलाइड रिजर्व होगा, यानी अबंडेंस ऑफ एल्कलाइड सब्सटेंसेस लाइक बाइकार्बोनेट इन द बॉडी और इन अ प्रोडक्ट टू जो भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे ब्लड में, बाइकार्बोनेट्स जैसे हो गए, ब्लड टेस्ट में पता चलेंगे। और दूसरा, के प्लस थेरेपी देने के बाद भी के प्लस डिप्लीशन ठीक नहीं होगा, तो ये पॉइंट करेगा कॉन सिंड्रोम को ज़्यादा। But the neurologist should have no difficulty in recognizing and differentiating the other two types of periodic paralysis he might encounter. अब यहाँ पे दो और periodic paralysis का उन्होंने जिक्र किया है, namely the type associated with hyperthyroidism and well known but rare familial disorder. के प्लस थेरेपी जो हमने कॉन्स में बात की थी, कॉन सिंड्रोम में, जहाँ पे वो असर नहीं करती है, तो इट इज़ ट्रीटमेंट्स फॉर पोटेशियम डिसऑर्डर्स ईदर सप्लीमेंटिंग के प्लस टू करेक्ट हाइपोकैलीमिया और रिमूविंग इट टू ट्रीट हाइपरकैलीमिया। तो इस केस में तो के प्लस दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो असर नहीं करेगी कॉन सिंड्रोम के केसेस में, बल्कि के प्लस लूजिंग नेफ्राइटिस में असर करेगी। अब एक और तरीके की उन्होंने इसकी बात की है, पीरियोडिक पैरालिसिस की बात की है। तो इसमें पीरियोडिक पैरालिसिस इज़ अ रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर। फेमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस की बात करें, which causes episodic attacks of muscle weakness or temporary paralysis. Attacks can be triggered by factors like rest after exercise, high carbohydrate meal or K plus level fluctuations in blood, cold weather, and they can last from minutes to days. इसमें दो तरीके की उन्होंने बात की है, मतलब एक तो फेमिलियल वाली जो अभी हमने डिस्क्राइब की है, जिसको कहते हैं फेमिलियल हाइपोकैलेमिया कैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस, जिसमें लो पोटेशियम लेवल्स हो जाती हैं ड्यूरिंग अटैक्स। क्यों हो जाती है? के प्लस मूव्स फ्रॉम द ब्लड इनटू मसल सेल्स लीडिंग टू अ टेम्परेरी बट सिवियर स्टेट ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस दैट कैन लास्ट फॉर लॉन्ग आवर्स। यानी ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो जाएगी दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मसल वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल टोन रिजल्टिंग, क्योंकि जनरली तो डैमेज टू नर्व्स की वजह से होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सारे के प्लस जो है ब्लड से मसल सेल्स में चले गए हैं, इस वजह से हो जाती है। दूसरा इन्होंने डिस्क्राइब की है हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म। ये कंडीशन तब डेवलप होगी जब एक थायराइड स्टॉर्म कॉज करेगा एपिसोड्स ऑफ मसल वीकनेस और पैरालिसिस लिंक टू लो ब्लड पोटेशियम लेवल्स। थायराइड हॉर्मोन्स इस केस में इंक्रीज होंगे। तो थायराइड हॉर्मोन्स को मेजर करके आप पता लगा सकते हैं कि ये उस तरीके की पैरालिसिस है। फिर ऑथर का कहना है कि आई हैव पास्ड वेरी ब्रीफली over K plus deficiency disorders, for they are not primarily diseases of muscles. ऑथर का कहना है कि जो K plus deficiency disorders होते हैं प्राइमरीली वो diseases of muscles नहीं होती हैं। On the other hand, familial periodic paralysis or seems to be a disease of muscle, and immediate mechanism of paralysis does not differ from that of more commonly occurring in K plus deficiency paralysis. तो उन ऑथर का कहना है कि familial periodic paralysis तो फिर भी जो फर्स्ट आप असेसमेंट करते हो उसमें डिजीज ऑफ मसल देखने को लगती है वो, लेकिन K प्लस जो जिसमें फेमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस का कोई रोल नहीं है और K प्लस की डेफिशिएंसी की वजह से ही सिर्फ वो पैरालिसिस हो रही है, तो वो उसमें उसको उन्होंने प्राइमरली डिजीज ऑफ मसल्स नहीं माना है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि इमीडिएट मैकेनिज्म ऑफ पैरालिसिस जनरली दोनों का सेम ही होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। साथ साथ फेमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस डिस्पाइट इट्स रेयरिटी मतलब बहुत ही रेयर है, बहुत अनकॉमन है, लेकिन फिर भी इट रिमेन्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पैरालिसिस अराइजिंग फ्रॉम अ लो सीरम K प्लस। ऑल्दो ये डिजीज ऑफ मसल ऑथर ने इनको माना है कि फेमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस इज़ मोर काइंड ऑफ डिजीज ऑफ मसल, अ डिजीज ऑफ मसल, लेकिन फिर भी उसका जो है वो लो सीरम पोटेशियम की वजह से ये अराइज हो रही है। दैट इट रिमेन्स सो इज़ probably due to the dramatic nature of the condition with its sudden onset and equally rapid cure by K plus sols, and to the fact that it
was the demonstration of the low serum K plus and the cure by KCl, potassium chloride, that preceded and facilitated the recognition of the paralysis due to K plus deficiency. ऑल्दो वो इसको डिजीज़ ऑफ मसल मान रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि इस कंडीशन का जो ड्रामेटिक नेचर है और सडन ऑनसेट है, क्योंकि के प्लस का डिप्लीशन हो गया है ब्लड से, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो के प्लस सोल्स द्वारा किया जा रहा है, या एक एक्सपेरिमेंट में ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया था कि लो सीरम के प्लस है और उसको क्योर किया गया है पोटेशियम क्लोराइड से, और ये फैसिलिटेट इस वजह से रिकग्निशन हुआ कि पैरालिसिस जो है ड्यू टू के प्लस डेफिशिएंसी ही हो रही है, भले से फेमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस जो है डिजीज ऑफ मसल्स भी रिगार्ड किया जाए। इसके बाद भी नॉनदलेस इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ पैरालिसिस इज़ कंसिडर्ड, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट लेने के लिए या प्रिवेंशन लेने के लिए कोई भी प्रिकॉशन लेने के लिए आपको एग्जैक्ट डायग्नोसिस पे आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए ऑथर का ऐसा कहना है इस चैप्टर में कि डिफ्रेंशिएशन करना ज़रूरी है। तो कैसे उन्होंने आगे की थ्योरी लिखी या आगे के एक्सपेरिमेंट्स पे डिफ्रेंशिएशन किया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.